गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम लोग क्लास 10 का जो है सेकेंड लेसन में पढ़ेंगे, जिसमें जो है सेकेंड लेसन में सेकेंड लेसन पढ़ रहे थे हम लोग अम्ल क्षार लवण। अम्ल क्षार लवण में जो है हम अम्ल के बारे में पूरा बता चुके हैं, अम्ल क्या होते हैं, इसके बाद अम्ल के भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं और अम्ल के उपयोग क्या है। इसके बाद हमने जो है क्षार के बारे में भी बता दिया है कि क्षार क्या है, क्षार के भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, और इसके बाद कुछ क्षारों का जो है हमने उपयोग भी बता दिया था। आज जो हमें पढ़ना है अम्ल एवं क्षार के बीच, क्षारक के बीच अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक जो है अभिक्रिया करते हैं तो कैसे अभिक्रिया करते हैं, क्या बनता है, इसी को हमको जानना है आज। तो देखिएगा, अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया, रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसेज। अब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होती है तो देखिए क्या बनता है। अगर हम किसी अम्ल की अभिक्रिया जो है क्षारक से कराते हैं, अब यह अम्ल है, इसकी अभिक्रिया किसी क्षारक से कराते हैं तो कराने पर यहाँ पे जो है जल बनता है और जल के साथ लवण बनता है और लवण के साथ जो है जल बनता है। तो यह अभिक्रिया जो होती है, जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और इसके साथ साथ जो है जल बनता है, यह अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है या न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखिएगा। अब इसमें जो है अगर हम क्या करते हैं, HCl को लिए, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इसके बाद जो है हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर लिए तो यह जो है क्या है, क्षारक है। दोनों की अभिक्रिया कराए हम तो यहाँ पे जो है क्या बना, NaCl, यानी सोडियम जो है यह क्लोरीन से अभिक्रिया करके NaCl बना दिया और इसके बाद जो है क्या होता है, H2O जल प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो कराने पर जो है लवण और जल प्राप्त होते हैं, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, सोडियम 1, इसके बाद ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1, और इसके बाद जो है क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1। रिएक्शन जो है बैलेंस है। अब देखिएगा, अम्लों या क्षारकों के जलीय विलयन। अम्ल और क्षारक जो होते हैं उसके जलीय विलयन को अगर देखें हम तो अम्ल जो होते हैं और क्षारक के जलीय विलयन के बाद जो होता है हमें क्या होता है, जलीय विलयन प्राप्त होता है, जिसमें जो है विद्युत का चालन होता है। और विद्युत का चालन होता है तो क्योंकि अम्ल और क्षारक जो होते हैं उसके जलीय विलयन से जो है आयन मुक्त होते हैं या उसमें आयन उपस्थित होते हैं, और आयन जो उपस्थित रहते हैं उसमें जो है क्षारकों का जलीय विलयन से जो है क्या होता है, OH आयन जो है हमें प्राप्त होता है। क्या होता है, OH आयन प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे हमने जो है क्या किया, HCl को लिए, HCl जो है क्या अम्ल है, इसका जलीय विलयन कराते हैं अगर तो H2O, अम्ल में जल मिलाते हैं अगर तो यहाँ पे जो है क्या होता है, अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बना देता है। क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन, और क्लोरीन जो है क्या हो जाता है, यहाँ से अलग हो जाता है। अगर हम क्या करते हैं कि फिर H धनायन जो होता है, H धनायन को भी अगर हम क्या करते हैं कि जल में मिलाते हैं तो अभी भी हमें क्या मिलता है, तो हाइड्रोनियम आयन ही मिलता है। कहने का मतलब कि यह अम्ल है, इसमें हमने जल को मिलाया, हाइड्रोनियम आयन मिला और क्लोरीन अलग हो गया। फिर अगर जल में हम H धनायन को मिलाते हैं तो मिलाने पर क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है। इसी तरह अगर हम क्या करते हैं कि किसी क्षार को लेते हैं, अब यह जो है क्या था, अम्ल था, यहाँ पे हमने क्या किया, किसी क्षार को लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, क्षार को लिए, और इसमें जो है जब हम क्या करते हैं कि जल मिलाते हैं तो इसमें भी जल मिलाने पर जो है क्या होता है, सोडियम धनायन अलग हो जाता है और OH ऋणायन जो है अलग हो जाता है। तो अम्लों और क्षारों के बीच जो हम जब जलीय विलयन यानी जल उसमें मिलाते हैं तो अगर अम्ल में मिलाते हैं तो वह जो है क्या हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन में बदल जाता है, और अगर क्षार में मिलाते हैं तो क्षार जो होता है वह क्या करता है, OH आयन यानी हाइड्रॉक्सिल आयन देता है।
आगे देखिएगा, अम्ल या क्षारक पर तनुता का प्रभाव। अम्ल या क्षारक जो होते हैं उसमें तनुता का प्रभाव का क्या मतलब है? तो अम्ल या क्षार जो होते हैं उसके जलीय विलयन को ही, या उसमें जल जब हम मिलाते हैं तो जल मिलाना ही उसका तनुकरण कहलाता है। अब जब जल मिलाते हैं तो जल मिलाने के फलस्वरूप जो है या तो उसमें OH आयन या हाइड्रोनियम आयन यानी H3O आयन जो होता है, आयनों की सांद्रता जो होती है, सांद्रता में जो है क्या होता है, कमी होती है। और OH आयन या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में जो कमी आती है उसे ही जो हम क्या कहते हैं, तनुता कहते हैं। कहने का मतलब कि कोई जो अम्ल या क्षार है उसमें जब हम जल मिला दिए तो जल मिलाना ही तनुकरण कहलाता है। अब उसमें जो है हाइड्रॉक्सिल आयन या हाइड्रोनियम आयन जो होते हैं उनकी सांद्रताओं में जो कमी आती है उसे ही जो हम क्या कहते हैं, तनुता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के फलस्वरूप अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हम क्या किए, HCl को लिए, इसमें जो हम H2O को मिला दिया यानी जल को मिला दिए। तो यहाँ पे जो है जल को मिला दिए जब, तो मिलाने पर H धन आयन और इसके बाद जो है Cl ऋण आयन में टूट जाता है और टूटने के बाद जल जो है यहाँ पे क्या होता है, अलग रहता है। तो जब यह H धनायन में Cl ऋणायन में टूटा और इसके बाद यहाँ पे H2O यानी जल है, तो अब फिर इस जल में इस हाइड्रोनियम आयन को मिलाते हैं, इस जल में हाइड्रोजन आयन को मिलाते हैं। तो यह जो है क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन में H3O प्लस में हाइड्रोनियम आयन में बदल जाता है। फिर अगर हम क्या किए कि HCl को लिए और इसमें जो हम H2O यानी जल को मिला दिए, तो जल को मिलाने पर भी जो है हाइड्रोनियम आयन में बदल गया और इसके बाद जो है यहाँ पे Cl क्लोरीन से अलग हो गया। तो इसको पूरा देखें या इसको देखें या करके, कहने का मतलब कि यहाँ पे हमने HCl में जल मिलाया, हाइड्रोजन आयन क्लोरीन आयन अलग अलग हुए और जल है, फिर इस जल में हाइड्रोजन आयन को मिलाया तो यहाँ पे जो हाइड्रोनियम आयन प्राप्त हुआ। इस तरह हम रिएक्शन को भी लिख सकते हैं या सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं कि HCl है, फिर इसमें जल मिला रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन, हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन। थोड़ा सा जो है धैर्य से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जो है विशेष आग्रह है हमारे बच्चों से कि इसको जो है पढ़ने के साथ साथ जो है लिखते भी जाए। नोट्स अगर बनाते जाते हैं, सारी चीज़ों को हम लिखते खुद ही जा रहे हैं और आप जो है थोड़ा सा लिखते जाएंगे अगर, तो आपको जो है समझने में पढ़ने में जो है बहुत आसानी होगी। इसलिए कि कोई हिस्ट्री तो है नहीं कि एक जगह से हम शुरू किए और बताते गए और एक एक चीज़ को आप लोग समझते जाएंगे। सामने रहते हैं तो वो बात अलग होती है। तो इसमें जो है आप किताब ले करके बैठे, इसको देख करके समझे और फिर इसको उसके साथ साथ नोट करते जाएं, जिससे जो है आपको जो है सुविधा होगी पढ़ने और लिखने दोनों चीज़ों में। नहीं तो ऐसे जो है अगर छोड़ देंगे, केवल देख करके सोचेंगे कि एक बार फिर देख लेते हैं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। आप इसको देखिए, फिर लिखिए, फिर समझिए और उसके साथ साथ तैयार होता जाएगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम इसके अतिरिक्त भी कोई प्रॉब्लम आती है तब आप जो है कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए हमको कि ये प्रॉब्लम है, इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको जो है फिर अगले में जो है उसको समझाने का, बताने का प्रयास करेंगे। जिस दिन लेसन समाप्त हो जाएगा उससे पहले अगर आप जिन जिन टॉपिक में प्रॉब्लम है कमेंट कर देते हैं तो उन सारी चीज़ों को जो है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसका जो है हम समाधान सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। तो इसके लिए जो आप कमेंट करके बताएं कृपया कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ हम नहीं समझ पाए या इस चीज़ को नहीं लिख पाए, तो उसके लिए हम कोई ना कोई ज़रूर जो है उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो यहाँ पे किए क्या कि HCl में सीधे जो हम H2O जल को मिला है, हाइड्रोनियम आयन और इसके साथ साथ जो हमें क्या मिला, क्लोरीन मिला। अगर इसी तरह जो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे NaOH है यानी यह एक क्षार है, इसमें हम जल को मिलाए, तो जल को मिलाए इसमें, तो जल को मिलाने पर इससे पहले वाले में भी बताए थे कि यह जो है सोडियम धनायन और हाइड्रॉक्सिल ऋण आयन में जो है क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब एक चीज़ इसमें समझने की बात यह है कि अम्ल या क्षार जो होते हैं दोनों का जलीय विलयन जो होता है उसमें आयनों की उपस्थिति के कारण, आयन उपस्थित होते हैं, इसके कारण जो है विद्युत धारा का चालन होता है। तो नोट में इसको लिख लीजिएगा कि अम्ल तथा क्षारक दोनों ही जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं। यानी यह जो है
धन है, यह जो है क्षार है, यह जो है अम्ल है। दोनों में देखें तो मुक्त जो है क्या होते हैं, आयन होते हैं। यानी मुक्त आयनों के कारण, आयनों की उपस्थिति के कारण जो है अम्ल या क्षार जो होते हैं उसमें जो है विद्युत धारा का चालन होता रहता है। अब देखिएगा सूचक, इंडिकेटर। सूचक या इंडिकेटर क्या होता है? तो वे पदार्थ जिनका उपयोग जो है किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, उसे ही उसका सूचक कहते हैं। कहने का मतलब कोई पदार्थ है, अब उस पदार्थ का रंग जो होता है वह जो है उसके उदासीन बिंदु को या अंतिम बिंदु को क्या कर देता है, निर्धारित करता है। तो उसे ही जो है हम क्या कहते हैं, सूचक या इंडिकेटर कहते हैं। जैसे सूचक देखें अगर हम एग्जाम्पल, तो हल्दी, यानी पीला रंग उसका हो जाता है, जो है मैच्योर होने पर रंग उसका पीला हो जाता है। या लाल पत्ता गोभी, यानी पत्ता गोभी जो है जब मैच्योर हो जाती है तो उसकी पत्ता जो है हरा से क्या होने लगता है, लाल होने लगता है। तो लाल पत्ता गोभी। या इसके अलावा जो है फूलों की पत्तियाँ, फूलों की पत्तियाँ, जैसे कुछ फूल होते हैं, गुलाब का फूल होता है, अगर देखेंगे तो गुलाब जो है जिस समय जो है छोटा पौधा रहता है, पत्तियां लगी रहती हैं, फूलता रहता है, उसमें फूल आते रहते हैं, तो उसकी पत्तियों का रंग जो है हरा रहता है। और जब क्या हो जाता है, मैच्योर स्थिति में आ जाता है, उसके पत्तियों का रंग लाल हो जाता है और उसके बाद फिर वो टूट के गिर जाती है और उसमें जो है क्या हो जाता है, नई पत्ती आ जाती है। तो वह जो है क्या करती है, इंडिकेट करती है उस उदासीन बिंदु को या अंतिम बिंदु को कि वह अब उसका समय जो है अंतिम चल रहा है। अब उसके बाद वह क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे और गिरने के बाद फिर क्या होगा, नई पत्ती आ जाएगी। तो वही हम बता रहे थे कि वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, यानी क्या करता है, वह निर्धारित करता है उसके क्या, अंतिम बिंदु को या उदासीन बिंदु को, तो वही जो है उसका क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है या इंडिकेट करता है। हम पहले जैसे हल्दी हम बताएं कि हल्दी जो होती है उसकी पत्ती, उसमें जो है पत्ती लगी रहती है, उसकी पत्तियां भी जब हल्दी जो है नीचे मैच्योर हो जाता है तो उसके पत्तियों का रंग बदल जाता है। तो यह भी उसका क्या है, इंडिकेट यानी सूचक है, जो बता रहा है कि हल्दी जो है क्या हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है। या लाल पत्ता गोभी होती है, उसका आकार बड़ा होता जाता है, जब बहुत बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद पत्तियां हरी रहती हैं, अब धीरे धीरे वह क्या होने लगती है, बाहर का कवर जो होता है, बाहर की पत्तियां लाल होने लगती हैं। या फूलों की पत्तियां, हम बताएं कि फूलों की पत्तियां भी हरी से जो है क्या हो जाती है, लाल होने लगती है, अर्थात वह यह इंडिकेट करती है कि अभी और जो है क्या हो चुका है, मैच्योर स्थिति में आ चुका है। अब उसके बाद फिर फूलों में जो है नई पत्ती आती है, या पत्ता गोभी जो होती है अब उससे उसका आकार बड़ा नहीं हो पाता है, या हल्दी जो होती है अब उसी पर वो जो है क्या हो जाती है, उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो उसे ही जो हम क्या कहते हैं, सूचक या इंडिकेटर कहते हैं। अब सूचक को अगर देखें हम, तो सूचक जो है 4 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, गंध युक्त सूचक और सर्वव्यापी सूचक। तो बारी बारी से हम सभी सूचक के बारे में पढ़ेंगे कि सूचक कौन, सूचक प्राकृतिक सूचक का मतलब क्या है, या संश्लेषित सूचक का मतलब क्या है, गंध युक्त सूचक का मतलब क्या है, सर्वव्यापी सूचक का मतलब क्या है। तो इन सभी सूचक के बारे में हम देखेंगे और सब में जो है एक एक दो एग्जाम्पल देखेंगे किसका क्या एग्जाम्पल होता है। अब इसमें जो है पहला है प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर। प्राकृतिक सूचक या नेचुरल इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, वे सूचक जो प्राकृतिक पौधों द्वारा तैयार किए जाते हैं उसे जो है प्राकृतिक सूचक या नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। कहने का मतलब कि जो सूचक जो है क्या होते हैं, तो प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन सूचक को जो हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि वे सूचक जो प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों में उपस्थित होते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल में जैसे इसमें जो है लिटमस को अगर देखें तो यह जो है लाल रंग का होता है अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में इसका रंग कैसा हो जाता है, नीला।
दूसरा जो है ऐसे लाल पत्ता गोभी का रंग देखिए अगर तो अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में जो है हरा होता है। इसी तरह हल्दी का देखें तो अम्लीय रंग में जो है पीला और क्षारीय रंग में जो है लाल भूरा होता है। या इसी तरह हाइड्रेजिनिया के पौधे के फूल का रंग देखें अगर तो अम्लीय माध्यम में पीला और क्षारीय माध्यम में जो है गुलाबी होता है। तो जो सूचक जो है प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों में जो है उपस्थित होते हैं उसे ही जो हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक या प्राकृतिक नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। दूसरा देखिए संश्लेषित सूचक। अब वे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उसे जो है संश्लेषित सूचक या सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। वे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए तो जो प्रयोगशाला में जो है क्या होते हैं सूचक बनाए जाते हैं उसे जो हम क्या कहते हैं, संश्लेषित सूचक कहते हैं या सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो है फिनाइलएल्थीन को देखें अगर अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है, क्षारीय माध्यम में रंगीन यानी गुलाबी होता है और उदासीन माध्यम में फिर क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। इसी तरह जो है अगर हम क्या करें कि मेथिल ऑरेंज को देखें तो यह भी जो है क्या होता है, तो अम्लीय माध्यम में लाल होता है, क्षारीय माध्यम में जो है पीला हो जाता है और उदासीन माध्यम में इसका रंग जो है कैसा हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है। तो यह जो है क्या होते हैं, सिंथेटिक जो है सूचक हैं जो क्या किए गए हैं, प्रयोगशाला में जो है साइंटिस्टों द्वारा बनाए गए हैं। अब देखिएगा गंध युक्त सूचक। कुछ ऐसे जो है प्राकृतिक सूचक होते हैं जो क्या करते हैं, गंध देते हैं। तो उन सूचक को ही जो है हम गंध युक्त सूचक कहते हैं। यानी वे सूचक जो क्या करते हैं, विशेष प्रकार के या विशिष्ट गंध को उत्पन्न करते हैं, उन सूचक को जो है हम गंध युक्त सूचक कहते हैं। जैसे प्याज को अगर हम क्या करते हैं, काटते हैं तो उसमें से विशेष प्रकार का गंध उत्पन्न होता है, तो यह जो है क्या होता है, गंध युक्त सूचक होता है। या इसके अलावा जो है प्याज के अलावा जो है लौंग को भी अगर हम लें तो उसमें से भी स्मेल आता है, तो वो भी जो है क्या है, एक जो है गंध युक्त सूचक है। या इसके अलावा जो है वनैला जो होता है यह भी एक जो है पौधा होता है और इसको भी अगर देखें तो ये इसमें से एक विशेष प्रकार का गंध प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो इन सूचक को जो हम क्या कहते हैं, गंध युक्त सूचक कहते हैं। तो कहने का मतलब कि वे सूचक जो विशेष प्रकार के गंध को उत्पन्न करते हैं गंध युक्त सूचक कहलाते हैं। वे सूचक जो विशेष गंध उत्पन्न करते हैं गंध युक्त सूचक कहलाते हैं। गंध युक्त सूचक कहलाते हैं, यानी जो विशेष प्रकार के गंध को उत्पन्न करते हैं वही जो है क्या कहलाते हैं, गंध युक्त सूचक। जैसे प्याज हम बताए, लौंग बताए या वनैला बताए, ये तीनों जो है क्या करते हैं, विशेष प्रकार के गंध को उत्पन्न करते हैं, तो यह जो है गंध युक्त सूचक कहलाते हैं। अगला देखिए चौथा जो है सर्वव्यापी सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर या सर्वव्यापी सूचक का मतलब क्या होता है, तो कुछ विभिन्न प्रकार के जो है सूचक होते हैं, उन सूचकों में जब हम क्या करते हैं कि एक दूसरे सूचक को मिलाते हैं और मिलाने पर जो है वह क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन के सापेक्ष अलग अलग रंग को या भिन्न भिन्न रंग को जो है क्या कर देते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उसे ही जो है हम सार्वत्रिक या सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। कहने का मतलब किसी सूचक में भिन्न प्रकार के सूचक को मिलाने पर हाइड्रोजन आयन के सापेक्ष भिन्न प्रकार के रंग को जो है प्रदर्शित करते हैं, उसे जो है सार्वत्रिक या सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। जैसे इसमें जो है अलग अलग पीएच पर अलग अलग रंग होता है,
पीएच अलग और उसका रंग और प्रकृति जो है क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर हम क्या करते हैं कि पीएच जो है 0 है, किसी पदार्थ का पीएच 0 है, तो उस पर जो है उसका रंग जो है क्या होता है, गहरा लाल होता है, और उसकी प्रकृति जो है क्या होती है, अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय होती है। तो 0 से लेकर के और 6 तक जो होता है अलग अलग रंग होते हैं और प्रकृति अम्लीय होती है। अगर 7 होता है पीएच तो उस समय रंग जो है हल्का हरा हो जाता है। 7 पीएच हो गया तो हल्का हरा, और वो जो है क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। 7 के बाद 8 से लेकर के 14 तक जो होते हैं उसमें भी अलग अलग रंग होते हैं, और अलग अलग रंग होने के बाद उसकी प्रकृति जो है कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो 0 से लेकर के 6 तक अलग अलग रंग होंगे, प्रकृति जो है क्या होगी, अम्लीय होगी। 7 जो है रंग उस समय हल्का हरा होता है और प्रकृति जो है उदासीन होती है, और 8 से 14 तक जब होता है तो उस समय जो है उसका रंग जो होता है अब अलग अलग होता है और प्रकृति जो है कैसी होती है, क्षारीय होती है। इसके बाद जो है पीएच रेंज या पीएच परिसर जो है इसको जो है हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।